हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी एस्पिरेंट्स में। जी, आज का जो टॉपिक है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख ही गया होगा। लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी। हम आप सबको पता होगा, एक लेटर जारी हुआ है एचएसएससी की तरफ से। ये है, शायद यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट फिर भी आप सभी ने को किसी न किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिल गया होगा। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, अगर किसी को ना मिला हो तो वहाँ से देख लेना। एचएसएससी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स में कि सेंटर अलॉटमेंट के लिए उनको स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो उनकी वैकेंसी की उनके पास कितनी कैपेसिटी है, इसमें जो सीट्स जो एग्ज़ाम की डेट है वो उन्होंने लिखा है कंटिन्यूस एग्ज़ाम होंगे अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। इसका मतलब क्या है, ये एग्ज़ाम कौन से हैं? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कौन से एग्ज़ाम हो सकते हैं? ऑब्वियसली सीईटी मेंस। सीईटी मेंस में जितनी भी भर्तियाँ आती है, जितनी भी वैकेंसीज अभी निकली हैं, उनके एग्ज़ाम होने की 100% संभावना है। श्योर तो हम तभी होते हैं जब हम एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं, तो संभावना है। बच गया आपका ग्रुप डी। तो ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। हो सकता है अक्टूबर तक हो, सितंबर में नहीं, अक्टूबर तक मान सकते हैं हम एटलीस्ट, लेकिन अक्टूबर में भी इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन जो अदर सीईटीज़ के पेपर हैं और हरियाणा पुलिस का पेपर ये होने की संभावना ज़्यादा है। जो अभी घोषणा की है सीएम ने हरियाणा पुलिस की और वैकेंसीज़ की, प्लीज़ उन पर ध्यान बिल्कुल मत देना। वो 4000 वैकेंसीज़ कब आएंगी, उनका कब रिजल्ट आएगा, कब उनके एडवर्टाइजमेंट आएगी, कुछ नहीं पता उनका। उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ये एक लॉलीपॉप है जो आपको दिया गया है कि आप लोग थोड़े दिन के लिए शांत बैठ जाए, क्योंकि डिमांड थी अभी बच्चों की कि वैकेंसी इंक्रीज़ की जाए। ज़्यादातर गर्ल्स की थी, क्योंकि अब की बार सिर्फ 600 वैकेंसी ही हैं। तो सिर्फ उसकी तरफ बिल्कुल मत ध्यान मत देना। आपकी ये लास्ट भर्ती होनी चाहिए, आप इसी में सिलेक्टेड होने चाहिए। आप अगली भर्ती के लिए वेट मत करो। एक भर्ती आपको 5 साल पीछे लेके जाती है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास, मान लेते हैं अगर आपका एग्ज़ाम अभी जुलाई चल रहा है और आज जुलाई की 22 जुलाई, हम जुलाई को मान लेते हैं, जुलाई को स्किप करके चलते हैं हम, कि आज अगस्त, 1 अगस्त से और 30 अगस्त तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। यानी कि अगस्त में अगर आपका कोई पेपर नहीं है तो आपके पास 30 डेज़ बचते हैं। उन 30 डेज़ में आप कैसे एक एग्ज़ाम को लास्ट स्टेप तक लेकर जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उस लास्ट स्टेप, आपका वो लास्ट स्टेप आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपके वो 30 दिन आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब मैं आज इसके बारे में डिस्कस करूँगी। इसको डिस्कस करूँगी तो ऑब्वियसली मैंने जो किया अपने टाइम में, जैसे मैंने रिवीजन किए, तो मैं वही आप सबके साथ बताना जा रही हूँ आज। तो चलते हैं सीधा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो 30 डेज़ है उनको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, 10 10 10। जब भी हमें किसी एम को कंप्लीट करना होता है ना, और जब हमारा एम बिग होता है, बड़ा होता है, तो हमें उसको क्या कर लेना चाहिए, टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, कि इसमें टुकड़ों में तोड़ लेना चाहिए। अब इसको हमने 10 10 10 में डिवाइड किया है, यानी कि हम 30 डेज़ को 10 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वो 10 डेज़ आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हो? आपको लग रहा है मेरा एग्ज़ाम अगस्त में है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है मेरा एग्ज़ाम सितंबर में है तो आप थोड़े दिन बाद रुक कर सकते हो। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख लो तब तक, लेकिन करना ऐसे ही है। क्या करना है, जो फर्स्ट 10 डेज़ है, फर्स्ट 10 डेज़ में आपका पहला काम होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो है आपका सिलेबस कंप्लीट। जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है उसको आप कंप्लीट करो। जो अब तक आप किसी लोकल ट्रेन की तरह चल रहे थे ना, कि ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, ये कल कर लूँगा, वो कर लूँगा, या जो भी रह गया था उसको आप अपनी इस लोकल ट्रेन का जो गियर है वो एक्सप्रेस ट्रेन में बदल दो। आप अपना जो कार्य है उसको, उसकी गति को तेज़ कर दो, उसकी स्पीड बढ़ा दो। अब एक्सप्रेस ट्रेन की तरह खींच दो एकदम, कुछ नहीं देखना,
कि कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। घंटों से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आप कितना देर पढ़कर उसका आउटपुट कितना ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी देर पढ़कर कितना आउटपुट ले रहे हो। एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसका आउटपुट अगर अच्छा नहीं निकल रहा है, उसका आउटपुट अगर 20% ही निकल रहा है, तो उसका 12-14 घंटे पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा 2 घंटे पढ़कर भी उसका आउटपुट अच्छा निकल रहा है, 60-80% पे जा रहा है, 100% जा रहा है, वो बेस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं 2 घंटे पढ़ लिया और मेरी बात खत्म। टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, डेप्थ में उसके में जाते हो, तो आपको टाइम लगता है। प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होती है वो। तो लेकिन फिर भी मैं ये सबको कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना कि आपको बाद में अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी कैपेसिटी को देकर टाइम, ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो देखकर और अपने साथी वाले, लाइब्रेरी वाले कोई पूछ ले, किसी बच्चे से पूछा आप कितने घंटे पढ़ते हो, बोल बता दे आपको 14 15 16 घंटा पढ़ता हूँ, और फिर आपकी तो हो जाए यार ये 16 घंटे पढ़ रहे हो। टाइम टेबल बना लिया आपने 16 आवर, सुबह 4 बजे उठूँगा, फिर ये 6 बजे तक ये पढ़ूँगा, 6 से 8 ये पढ़ूँगा, 8 से 10 ये। गधे थोड़ी हो, इतना काम कैसे करोगे, कभी नहीं कर सकते। तो क्या करना है आपको, अपनी कैपेसिटी सबसे पहले खुद को पहचानो कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। कोई बंदा सुबह उठता है, कोई भी हो, कोई सुबह उठकर अच्छा पढ़ सकता है और कोई शाम को अच्छा पढ़ सकता है। किसी की कैपेसिटी होती है कि वो पूरा दिन पढ़ सकता है, और किसी की कैपेसिटी होती है कि वो रात में उसको पढ़ना बेटर लगता है, क्योंकि रात में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। लेकिन कोई दिन में पढ़ सकता है, कोई चाह कर भी नहीं पढ़ सकता रात में, कोई चाहकर दिन में नहीं पढ़ सकता। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अब मैं अगर किसी मैरिड गर्ल्स को बोल दूँ कि आप पूरी रात पढ़ लेना, मतलब वो उसको पढ़ना अच्छा लगता हो, मान लो रात को पढ़ना अच्छा लगता हो और दिन में सो लेना, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कुछ चीज़ें आपको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपका जो सोसाइटी, आपके घर वाले हैं, या आप जहाँ भी रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग, और कुछ चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको लेकर चलनी पड़ेगी। लेकिन बात ये है, लास्ट यही है, यही कहूँगी कि लेकर चलनी पड़ेगी। अब किसी भी बहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बहाना नहीं करना, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद कोई नहीं पूछेगा कि आप उस समय किस कंडीशन में थे, आप उस समय क्या कर रहे थे, कोई नहीं कर पूछेगा। बस रिज़ल्ट पूछा जाएगा, और रिज़ल्ट में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो सेलेक्ट या फिर फेल। और वो फेल का जो डब्बा होता है ना, चाहे वो आप 1 मार्क्स से रहो, चाहे आप वो 10 से रहो, दैट मीन्स यू आर फेल। ये बहुत मुश्किल होता है इसको झेलना। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ, जो भी वीडियो देखें, प्लीज़ अपनी जितनी भी आपकी बॉडी में एनर्जी हो, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, उसका 101% दे, ताकि आपको लाइफ में दोबारा रिग्रेट ना रहे। ठीक है, अपने सपने को साकार करें। अब बात आती है कि पढ़े क्या क्या, कैसे कैसे पढ़े। चलो मैं बता देती हूँ, वैसे सबको अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर मैं आपकी जगह होती, और मैं आपकी जगह रह चुकी हूँ, पहले मैं एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, और आज भी मैं एक एस्पिरेंट ही हूँ, मैं अपने आप को एक एस्पिरेंट ही मानती हूँ। मैं हमेशा सीख रही हूँ और मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हरियाणा जीके कोई भी इसे लाइटली ना ले, PYQ ज़रूर करें। PYQ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं हरियाणा जीके के। बहुत सारे क्वेश्चन PYQ से एज इट इज़ उठाए लिए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा। 1 घंटा अगर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, किसी को लग रहा है कि मेरी बहुत बढ़िया है, मुझे सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो 1 घंटा। और अगर लगता है थोड़ी कच्ची पच्ची है, ये थोड़ा वीक पॉइंट है, तो वहाँ आप 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप हरियाणा जीके ज़रूर दें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। 1 घंटा कोई अच्छा 1 घंटे में पढ़ सकता है, कोई 1.5 में, 2 में पढ़ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, लेकिन पढ़नी ज़रूर है। उसके बाद आती है जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। ठीक है, इसको भी आप 1 से 1.5 घंटा दें। और इसको पढ़ना कैसे है जीके को, सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंस उठाना, और इसको आप फटाफट जल्दी जल्दी इसको रिवाइज, कि देखो अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आप जल्दी जल्दी इसको फिनिश करना। उसके बाद आप हिस्ट्री उठाना, इसको फिनिश करना, फिर ज्योग्राफी उठाना, फिर इसको फिनिश करना, फिर इकोनॉमिक्स उठाना, उसको फिनिश करना, स्टैटिक जीके उठाना, इसको फिनिश करना। इस तरीके से आपको करना है, मतलब एक सब्जेक्ट उठाना है, उसको फिनिश करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे के भूल रहे हो। जब आप रिवीजन करते हो, या जब भी आप क्वेश्चंस लगाते हो, तो जो आपने जैसे पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर ली, तो क्या करोगे, पॉलिटिकल के क्वेश्चंस लगाते रहोगे और हिस्ट्री पढ़ते रहना। इस तरीके से आप भूलोगे नहीं, चीज़ों को आपके साथ में चलती रहेगी। उसके बाद आता है आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स को आप
टर्निंग पॉइंट मान सकते हो, हरियाणा के बच्चों के लिए टर्निंग पॉइंट है ये। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारे हरियाणा के बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं, नहीं, लेकिन काफ़ी बच्चों का होता है वीक पॉइंट थोड़ा थोड़ा। और एसएससी में जो बच्चे, एसएससी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पसीने छुड़ा देंगे, क्योंकि उनका मैथ टिप्स पे होता है। और हरियाणा जो एचएसएससी का आता है वो तो उनके कुछ नहीं होता, उसमें तो पूरे मारते हैं। अगर 15 का आता है तो 15/15 लेते हैं वो, और स्कोरिंग भी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। और मैं सभी को बताऊँगी कि 9th और 10th एनसीईआरटी मैथ की ज़रूर करके जाना। सीधे के सीधे डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 9th 10th एनसीईआरटी से ज़रूर करना, ठीक है। आपको मैथ को 2 से 3 घंटे देने हैं, 2 से 3 घंटे ज़रूर देने हैं। मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे। आपको किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार फॉर्मूले को क्वेश्चंस में यूज़ करोगे, अपने आप आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैथ प्रैक्टिस का गेम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितनी ज़्यादा कॉपियाँ भरोगे, उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग को भी हरियाणा जीके की तरह बिल्कुल भी हल्का नहीं समझना है। कई बार क्या होता है, रीजनिंग हमें पसीने छुड़ा देती है, 1 और 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और वो 1 और 2 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की रेस से बाहर भी कर सकते हैं। क्योंकि पेपर का डिज़ाइन हमेशा लगभग ऐसा ही होता है कि 50% पेपर ईजी आता है, उसके बाद 30% मॉडरेट होता है, और 20% हार्ड होता है। 50% सभी कर देते हैं। जो सीईटी मेंस में बैठेगा वो बुद्धू नहीं बैठेगा, वो आपकी तरह इंटेलिजेंट बच्चा होगा, तो ऑब्वियसली उसको आता है वो सारी चीज़ें। 50% वो ईजिली करेगा। 30% में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने सीरियसली पढ़ने की सोची, वो 30% को कवर करेंगे। लेकिन जो 20% है ना, इसमें वो बच्चे जाएंगे जो टॉप करेंगे। ये 20% आपकी रैंक डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, 5 4 3 2 1, ये डिसाइड करेगा आपकी पोस्ट को, ठीक है, आपका सिलेक्शन को। उसके बाद चलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर अब आपको डेली पढ़नी है। अब आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अब आपको करंट अफेयर डेली पढ़नी है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हों वो ले सकते हो, कोई बुक मिल रही हो आपको, अब वो लो। आप डेली कोई करंट अफेयर का चैनल पकड़ लो, वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर करनी है। डेली करंट अफेयर का मतलब ये है कि आपको सिर्फ हरियाणा की करंट अफेयर नहीं करनी, नेशनल भी करनी है। लेकिन सॉरी, करंट अफेयर हरियाणा प्लस नेशनल दोनों करनी है। और अभी जुलाई चल रहा है और आपके एग्ज़ाम अगस्त सितंबर अक्टूबर में होंगे, तो ऑब्वियसली आपको 1 ईयर करंट अफेयर करनी है। लेकिन अभी आप जब तक आप स्टार्टिंग करते हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जनवरी से स्टार्टिंग करना, जनवरी से स्टार्ट करके और जुलाई तक आप कंप्लीट कर लो। जनवरी से जून तक की आपको एक 6 मंथ आप ले लेना, वो कंप्लीट करना। जुलाई ओके अभी चल ही रहा है, तो जुलाई तो आप साथ में कर लो पर डे की हिसाब से, या फिर लास्ट में एक 1 मंथ वाली जो आती है आप वो ले लेना। उसके बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप पीछे जाना अक्टूबर से दिसंबर तक की, या फिर आप जुलाई से दिसंबर तक की। अगर कुछ ज़्यादा ये की चांस नहीं लेना मुझे कुछ भी। वैसे तो करंट अफेयर 1 ईयर की मानी जाती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का कोई पता नहीं होता है कि क्या डाल दे, कुछ डाल दे। अगर कोई चांस नहीं लेना चाहते तो जुलाई से दिसंबर तक की करना, नहीं तो अक्टूबर से दिसंबर तो करना, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर था। आप करंट अफेयर को डेली 30 to 45 मिनट्स ज़रूर दें, इम्पोर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बिल्कुल भी ऐसे ना छोड़ें। उसके बाद आते हैं PYQ। जो अदर सब्जेक्ट हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, जिस भी एग्ज़ाम में जिसके भी सब्जेक्ट आते हैं उनको आपको टाइम देना होगा, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करना होगा। उसके बाद आते हैं PYQ। देखो मैं ये कहूँगी कि हर सब्जेक्ट के PYQ लगाने हैं आपको, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, हरियाणा जीके के भी, सभी PYQ लगाने हैं। और मैं PYQ की सीरीज़ मैंने इसलिए लगा रखी है ताकि आप लोगों का, जैसे कि हरियाणा जीके हुआ, नेशनल जीके हुआ, इनमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप जब बोर होते हो, खाना खा रहे हो, घर का कुछ काम कर रहे हो, तो आप वो सुन सकते हैं, ठीक है।
या फिर आपका माइंड थोड़ी देर के लिए बोर हो रखा है, तो उस टाइम पे आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा, आपका टाइम बचेगा। और एक और बात, वीडियोस को ना, मैं अपनी ही बता रही हूँ कि मैं कभी भी ना वीडियो को 1 की स्पीड पे नहीं देखती थी। देखो, जब हम बोलते हैं तो हम एक नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले की कैपेसिटी क्या होती है, वो इतना सुन नहीं पाता। तो आप उसको 1.5 या 2x, जहाँ जहाँ आपको सही समझ में आए, 1.5 में आए तो 1.5 में, और 2 की स्पीड में आए तो 2x की स्पीड में आप सुने। मतलब जहाँ आपको सही से समझ आ जाए वहाँ की वीडियो देखिए। मान लो मेरी कोई 30 मिनट की वीडियो है, अगर आपको 2x की स्पीड पे देखते हो तो वो 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है आपकी, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको वो जो मटेरियल वहाँ उस वीडियो में है वो मिल जाता है। किसी का भी लाइव सेशन अटेंड ना करें, इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी का लाइव सेशन ले रहे हो, लाइव बैच ले रहे हो, नहीं, हमेशा रिकॉर्डेड पढ़ें। अब कहोगे कि मैम क्वेश्चन कहाँ से पूछें, फिर हमारी जो क्वेरी है वो कैसे पूछें। क्वेरी के लिए अगर किसी ने बैच ले रखा है तो ऑब्वियसली वो क्वेरी के लिए कहीं भी आपको कोई ना व्हाट्सअप नंबर वगैरह कुछ तो देगा ही, वहाँ आप उनसे क्वेरी पूछ सकते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ नीचे कमेंट करोगे तो मैं भी आपको आंसर दूँगी। तो ये क्वेरी का कोई वो नहीं है, और सबके पास गूगल है आजकल, इतनी कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा तोब आ जाएगा, वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता चलेगा एट ए टाइम तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप गूगल से भी पता कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी क्वेरी सोल्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट 10 डेज़ में आपको क्या करना है, अब अपना सिलेबस करना है, और कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। सेकंड 10 डेज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट। डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है, बिना ये देखे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखो मार्क्स तो देखोगे, वो तो मुझे पता है, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 80। इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट देना है विद एनालिसिस। डेली ये देखना है कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मेरा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस में मैं बिना किसी के पजल हुए मैं उसको कर रहा हूँ, और किस में मैं पजल हो रहा हूँ, मुझे ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, मैं उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी नहीं कर पा रहा। तो उन चीज़ों को आप पहचानते रहो, और साथ साथ उन क्वेश्चंस की, उन टॉपिक्स की आप क्या करते रहो, प्रैक्टिस। क्या करो, प्रैक्टिस। एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जहाँ आपका सेक्शन वीक है आप उनकी क्या करो, प्रैक्टिस करो, आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। जिनका सिलेबस अगर क्लियर हो चुका है, अगर कोई बोले कि मैम मेरा तो सिलेबस ही क्लियर है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, आप अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, आप एक स्टेप पहले ऑलरेडी आगे हैं, ठीक है। ये हो गया, आप मॉक टेस्ट लगाना है विद एनालिसिस लगाना है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट 10 डेज, सॉरी 30 लिखा गया है, लास्ट 10 डेज। अब आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स प्रोवाइड हुए हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपको प्रोवाइड करवाता है, पीडीएफ को थोड़ा कम ध्यान दें। पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करें, पीडीएफ से पढ़ने की बजाय बुक से ज़्यादा पढ़ें। आप बुक से मतलब जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं वहाँ से ज़्यादा पढ़ें। मॉक टेस्ट छोड़े नहीं, ऐसा नहीं है कि बीच के 10 दिन ही देने थे, नहीं, मॉक टेस्ट अब कंटिन्यू रहेंगे। मॉक टेस्ट डेली दें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब रिवीजन करना है आपको हर चीज़ का। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब आपको क्या करना है, आपको 2-3 दिन में पॉलिटी ख़त्म करनी है, फिर 2-3 दिन में आपको हिस्ट्री ख़त्म करनी है, फिर 2 दिन में ज्योग्राफी, यानी कि 10 दिन में आपको पूरा जीके ख़त्म करना है। 10 दिन में आपको पूरी हरियाणा जीके फिनिश करनी है। 10 दिन में आपको पूरा मैथ फिनिश करना है। आप दिन के दो टॉपिक ले लो कि आज जैसे कि मेरे को एवरेज और परसेंटेज दोनों ख़त्म करने चाहिए, 4 घंटे लगो इनमें। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि परसेंटेज के मैं 150 क्वेश्चन सोल्व करूँगी, नहीं, परसेंटेज के जितने भी टॉपिक बन रहे हैं उनके आप 5-5 क्वेश्चन सोल्व कर लो। मान लो 7 टॉपिक बन रहे हैं, 5-7 35 क्वेश्चन आप इसके सोल्व करो, 35 इसके, यानी कि 70 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। फिर क्या करोगे, आप कोई मॉक दे रहे हो तो 15 या 20 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, वो क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें से मान लो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, उस क्वेश्चन के आप 5 क्वेश्चन और सोल्व करोगे। आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ ना जिस टॉपिक का, उसके आप 5 क्वेश्चन सोल्व करो। इसका मतलब आप डेली की 100 से 150 क्वेश्चन मैथ के सोल्व कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी कैपेसिटी, आप 100 कर पाते हो, 80 कर पाते हो या 150 कर पाते हो, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रिवीजन करना है। अब कोई अगर ये पूछे कि इसके अलावा भी कुछ है जो हमें एग्ज़ाम में दिला सकता है, तो भाई मेरे पास तो एक ही मंत्र है,
एक ही लाइन है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जिस दिन आप एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बैठ जाते उस दिन तक सिर्फ आपको एक ही लाइन को जीना है, प्रैक्टिस, रिवीजन करना है विद कंसिस्टेंट। एक भी दिन नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। बीमार हो कोई बात नहीं, टैबलेट लो और अपना काम करो। बीमारी किसी को नहीं हराती, बुखार ही तो होगा, ठीक हो जाएगा एक दिन टैबलेट ले लोगे तो। पेशेंस, धैर्य। ऐसे मत रखना कि कई बार क्या होता है कि हम एक ही टॉपिक को, जब किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो उसमें थोड़ा होता है, हम एक ही टॉपिक को करते हैं, उसको हमने आज अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चंस कई बार गलत हो जाते हैं। तो उन चीज़ों में ना पेशेंस मत गवाओ, अपने आप को दुखी मत करो कि ये मेरा गलत हो रहा है, बार बार मैं इसको कर रहा हूँ फिर भी गलत हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ फिर भी गलत हो रहा है। नहीं, आप उनको दोबारा से प्रैक्टिस करो। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, हमें उस कमी को ढूंढ के ठीक करना है। और फिर क्या करना है, ये अगर तीनों चीज़ें, रिवीजन, कंसिस्टेंट और पेशेंस, अगर आपके पास है, मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रही हूँ, इस वीडियो में आपको कोई नहीं बीट कर सकता, किसी भी एग्ज़ाम में बीट नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, आज जो आप करोगे ना, आपसे वो लोग भी हिसाब मांगेंगे जिन्होंने कभी किताबों के पन्ने भी नहीं पलटे। वो लोग भी आपसे, गली मोहल्ले के रिश्तेदार पूछने आ जाएंगे कि क्या रहा रिजल्ट, रिजल्ट क्या रहा। उनको रिजल्ट एक ही देना है, सिलेक्टेड। उनको रिजल्ट एक ही देना है, सिलेक्टेड। जिन्होंने किताबों के पन्ने कभी पलट के भी नहीं देखे ना, ऐसे ऐसे लोग आकर खड़े हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि इस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मेरा पीडीएफ में रोल नंबर है। सभी का जवाब एक ही होना चाहिए, आपका सिलेक्शन। रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आती है थोड़ी, वैसे मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कि बच्चों को ना लास्ट तक ये फील होता रहता है कि जैसे मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, कभी मैं एग्ज़ाम में जाके कुछ भूल ना जाऊँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, लगता है मेरी प्रिपरेशंस में कोई कमी है, मैं कर पाऊँगा या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी, मैं अपनी बता रही हूँ, जेन्युइनली मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार मैं कम तो नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे पास तो मेरा बच्चा भी है, मैं इसको भी टाइम दे रही हूँ, मैं घर वालों को, मतलब जो लोग जिनके पास नहीं है, जो 24 आवर पढ़ रहे हैं, वो तो बहुत पढ़ते होंगे, मेरे पास तो टाइम कम है। मतलब मैं हमेशा गिल्टी फील करती रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कम, मेरे पास कम टाइमिंग है और मैं कम पढ़ पा रही हूँ, और वो बच्चे तो उनके पास तो 24 आवर है। देखो, डज़ नॉट मैटर। आज मैं आपके सामने हूँ, दो जॉब मैंने ले ली, गवर्नमेंट जॉब, और बहुत सारे एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 24 आवर पढ़ने से कुछ नहीं आता, आप कैसे पढ़ते हो ये मैटर करता है। कंसिस्टेंट, मैं डेली पढ़ती थी, चाहे मैं थोड़ी पढ़ती थी। अगर मेरा बच्चा भी बीमार होता था तो भी मैं ये कोशिश ज़रूर करती थी कि मैं आधा 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर पढूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं बिल्कुल बुक्स लेकर बैठी ही ना हूँ, चाहे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। थोड़ी बहुत देर गुस्सा वुस्सा होकर पढ़ना ज़रूर है। अपना जो मेन मोटो है ना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपका मोटो क्या है? गवर्नमेंट जॉब। इसको आपको छोड़ना नहीं है। जब तक आपके दिमाग में ये मंत्र चलता रहेगा ना कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा, आपको वो नौकरी ज़रूर मिलेगी। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है, और मैं कहती हूँ चाहे वो जो सारी चीज़ें मैंने शुरू से लेकर अब तक बताई ना, सारे भूल जाना, लेकिन इस चीज़ को, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जो आपको बोले नहीं अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अरे अभी से क्यों लगा पड़ा है, अभी तो बहुत दिन है, ये तो मोदी सरकार है, ये तो HSSC है, ऐसे पेपर सेट करेगी, पेपर लीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो वो सब बाद की बातें हैं, हमें पता है आज देश की कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कई बार पेपर होते हैं, सिलेक्शन होता है, आपको भी पता है, बहुत सारे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने फाइनल पेपर की तरह प्रिपेयर कर होके जाना है। बिल्कुल ऐसे जो लोग ये कहते दिखाई देना, ये आपके नेगेटिविटी फैलाए जहाँ भी मिले, उनसे एक अच्छा सा दूर से रिश्ता बना लो, बढ़िया वाला रिश्ता बना लो। ऐसे नहीं कि नफरत करने, नहीं, हाय हेलो करो, कैसे हो, बढ़िया, बस राम राम वाला रखो उनके साथ रिश्ता, और कुछ नहीं। सबसे बात, माइंड को शांत रखें और अपने आप पर विश्वास रखें। अपने माइंड में बस इतनी चीज़ चलनी चाहिए कि मैं नौकरी ले लूँगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अपने आप को धोखा ना दे। मैं ये नहीं कहती, कोई कहता कि पेरेंट्स को धोखा ना दे, आपके माँ बाप को आपसे इतनी उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है आपके माँ बाप को आपसे,
आपके घर वालों को आपसे बहुत उम्मीद है, कईयों की शादी होगी, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ्स को, सबको उम्मीद होती है जब तैयारी करते हैं बच्चे, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको खुद से होनी चाहिए। अगर आपने खुद को धोखा दिया, आपने खुद को धोखा दिया, तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। ये सबसे हो सकता है माँ बाप माफ़ कर दे, घर वाले माफ़ कर दें, लेकिन खुद को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है, क्योंकि अभी आया था तो बच्चों में थोड़ी खलबली हो रखी है कि भाई कैसे तैयारी करेंगे। तो यही है, जी जान लगा देना, कुछ नहीं होगा 1 महीने में। कोई देखो, अभी 25 डेज़ हो गए सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, मरे नहीं, अभी वो हमारे साथ है, जिंदा है। तो आप तो खाना खाओगे, खाना खाकर एनर्जी के साथ काम करोगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और इम्पोर्टेंट जो भी खबरें आएंगी आपकी, उनको मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, सो टेलीग्राम अकाउंट में ऐड हो जाना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। 2-4 व्यूज़ के लिए मैं डेली वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। प्लीज़, थैंक यू।